एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा अब तक हमने 16 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं और आज हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चले बढ़ते हैं लेक्चर के ओर। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मुतल्लिक जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज इट्स आल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन। व्हाई इट इज़ नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन, ये आपको इसी लेक्चर में पता चलेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इन 1930 जो इकबाल हैं, सर मोहम्मद इकबाल, उसने आइडिया दिया था अबाउट द मुस्लिम स्टेट कि इंडिया में एक मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए जो विच वुड कंप्राइज यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध प्लस कश्मीर। इन तमाम जियोग्राफिकल एरिया को मिला के एक मुस्लिम स्टेट बनाने की आइडिया इकबाल ने दिया था 1930 में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 1935 में चौधरी रहमत अली एक टर्म देते हैं जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। और आज का जो पाकिस्तान है, वी कैन डिड्यूस दैट टुडेज टर्म पाकिस्तान वाज डिराइव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान टर्म ऑफ चौधरी रहमत अली। और इस पाकिस्तान में पी का मतलब होता था पंजाब, और ए का मतलब होता था अफ़गानिस्तान, के का मतलब होता था कश्मीर, एस का मतलब होता था सिंध, और तान का मतलब होता था बलूचिस्तान। तो ये टर्म किसने दी थी? ये दी थी चौधरी रहमत अली, जो आपको याद रखनी है। और जो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 1930 जिसमें मुस्लिम स्टेट का आइडिया दिया गया था, 1935 जिसमें टर्म पाकिस्तान को कॉइन किया गया था। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ जिन्नाज प्रोग्राम इन 1940। जब जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करने की कोशिश की तो उसने अपना प्रोग्राम इन्हीं दो पॉइंट्स पे रखा। और एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है मुस्लिम लीग का जो 24 मार्च 1940 में होता है लाहौर में, और इस सेशन को लाहौर सेशन कहते हैं। और इस सेशन में मुस्लिम लीग ने एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और चूंकि ये लाहौर सेशन में हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पहला पॉइंट बोला था, इसे दिस रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन का डिमांड सिंपल था, जितने भी जियोग्राफिकली कॉन्टिगुअस एरियाज़ हैं, कॉन्टिगुअस एरियाज़ का मतलब होता है नेबरिंग एरियाज, जो एक दूसरे के नेबरिंग एरियाज़ हैं उनको हम इंग्लिश में कॉन्टिगुअस एरियाज़ कहते हैं। इन जियोग्राफिकली कॉन्टिगुअस एरियाज़ को जिनमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं उनको हमें मर्ज करना है, ग्रुप बनाना है, और हमें एक मुस्लिम स्टेट बनानी है जिसको हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो द ब्लूप्रिंट फॉर द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज laid before the Congress in Pakistan Resolution or Lahore Resolution by Muslim League on 24 March 1940। तो गाइस, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है अगस्त ऑफर 1940 का। इसमें भी जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस ऑफर इज आल्सो नोन एज लेलेंथगो ऑफर, क्योंकि इस ऑफर को जो लाने वाला विसरॉय है उसका नाम था लॉर्ड लेलेंथगो। लॉर्ड लेलेंथगो उस टाइम के विसरॉय थे, उन्होंने ये ऑफ़र लाया है, ये पॉलिसी लाई है इंडियंस के लिए, इसीलिए इसका दूसरा नाम लेलेंथगो ऑफ़र कहते हैं। और इस ऑफ़र को, इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया अगस्त 8 1940। गाइस, ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली डेट्स पूछे जाते हैं। और इस ऑफ़र जो ब्रिटिशर्स का मोटिव था इस ऑफ़र के पीछे, वो ये था कि टू सीक द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन ऑन गोइंग वर्ल्ड वार सेकंड।
आपको पता होगा 1939 से लेके 1944 तक वर्ल्ड वार सेकंड चलता है, और जो ब्रिटेन की कंडीशन सेकंड वर्ल्ड वार में थी वो बहुत ही डिटेरिएट थी इस 1940 में। और उन्होंने ये सोचा कि सपोर्ट ऑफ इंडिया would be pre-requested, it would be very urgent to seek the support of India in ongoing World War II। इसलिए उन्होंने एक ऑफर इंडियंस को दिया था ताकि वो हमें सपोर्ट करेंगे। और जो पहला इम्पॉर्टेंट प्रपोजल इस अगस्त ऑफर में रखा गया था, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। जो इंडिया में लोग, इंडियन लीडर्स बहुत अरसे से डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, अब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन डिड ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो इसका आंसर होगा अगस्त ऑफर 1940। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रपोजल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे इमीडिएटली आफ्टर द वार, आफ्टर जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हमें इसमें सपोर्ट करोगे तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो आगे जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस ज़्यादा होंगे, इंडियंस मेजॉरिटी में होंगे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किस बेसिस पे इलेक्ट किया जाएगा वो इसमें नहीं था, यानी नो मेंशन ऑफ अडल्ट सफरेज, अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक को वोट दिया जाएगा, वो इस ऑफर में नहीं मेंशन था। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि ये बुक्स में अक्सर मिस होता है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रपोजल, एक्सपैंड ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम एक्सपैंड करेंगे, उसके मेंबर्स को हम एक्सपैंड करेंगे, स्पेशली इंडियन मेंबर्स। और इसको आगे जाके बाई जुलाई 1941 में इसको एक्सपेंड किया गया। 8 इंडियंस को रखा गया आउट ऑफ 12 इन गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल के 12 मेंबर्स काउंसिल में हुआ करते थे, इसमें 8 इंडियंस को बनाया गया बाई जुलाई 1941। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो डिफेंस, फाइनेंस और होम अफेयर्स में के जो चार्जेस हैं वो फिर वाइट्स के पास ही रह गया। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रपोजल अगस्त ऑफर का है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल डिफेंस काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में NDC कहते हैं, एज ए एडवाइजरी बॉडी, यानी कि ये गवर्नमेंट, ये गवर्नर जनरल को एडवाइस देंगे, ठीक है। उसके बाद नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ इस टाइम इंडिया में है, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, यहाँ डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके कंसेंट के बगैर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। तो दिस वाज ए हिंट फॉर द मुस्लिम्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिशर्स तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे जब तक हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स इस ऑफ़र के जो 1940 में लॉर्ड लेलेंथगो ने लाया था। लेकिन मैं आपको बता दे चलो, इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया गया। कांग्रेस की रिएक्शन, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको रिजेक्ट किया गया। कहाँ पर रिजेक्ट किया गया? वर्धा में एक सेशन हुआ 21 अगस्त 1940, जिसमें इसको रिजेक्ट किया गया। ये कहा गया कि अब हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का गोल है, इट हैज़ बीन स्विच्ड फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस टू स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो प्लीज़ आप गाइस नोट करेंगे वो ये है कि नेहरू ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट जिसकी बात अब 1940 में आप कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज ए डोर नेल। ये स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। उसके बाद जो अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, एक टेम्पोररी लॉ पास किया जिसको हम डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट 1940 कहते हैं।
1940 में ही डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया, और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जितना भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट्स जो लोगों के पास थे, इसको ख़त्म किया गया ताकि लोग वार के ऑन गोइंग वार के दरमियान कोई मूवमेंट या कोई रिवोल्ट खड़ा ना करे। तो इस एक्ट को लाया गया ड्यू टू द फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर। जब इस एक्ट को लाया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म किया गया, तो जो इंडियन लीडर्स थे दे थॉट टू लॉन्च ए मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट। लेकिन जो गांधी थे, ही थॉट इट इम्पोर्टेंट, ही थॉट इट नेगेटरी टू लॉन्च ए मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एट दिस इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल जंक्शन। तो उन्होंने कहा, गांधी ने कहा कि हम मास सिविल डिसोबीडियंस को नहीं लॉन्च करेंगे, हम लॉन्च करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो गाइस, इंडिविजुअल सत्याग्रह का कंसेप्ट सिंपल है कि हर कोई बंदा इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट करेगा। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिमिटेड सत्याग्रह ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हर कोई अपने अपने लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट करेगा। ये लॉन्च किया गया इन अपोजिशन टू डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट 1940, जिसको ब्रिटिश ने लॉन्च किया, जिसको ब्रिटिश ने लाया है आफ्टर फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को 17 अक्टूबर 1940 एग्जैक्ट डेट, इस डेट पे इसको स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह को। और जो क्वेश्चन इंडिविजुअल सत्याग्रह में पूछे जाते हैं वो ये हैं कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह में। तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे, जिसको फर्स्ट सत्याग्रही कहा जाता है। और जब इसने सत्याग्रह लॉन्च की, इसको अरेस्ट किया गया ऑन 21 अक्टूबर 1940 और इसको जेल भेजा गया। इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये हैं कि जब आचार्य विनोबा भावे को जेल भेजा गया, उसने 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स ड्यूरिंग प्रिजन, कैदी के दरमियान इसने 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखे। वो कौन कौन से बुक्स हैं? तो इसमें पहली इम्पॉर्टेंट बुक है स्वराज शास्त्र, जो आपको याद रखना है। दूसरा चिट प्रज्ञा दर्शन, दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक। और ईशावास्यावृत, ये तीसरी इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो आचार्य विनोबा भावे ने ड्यूरिंग प्रेजेंट लिखी हैं। और जो आचार्य विनोबा भावे हैं उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ गांधी, स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ गांधी। और जो सेकंड सत्याग्रही रहा है वो जवाहरलाल नेहरू था। और थर्ड सत्याग्रह जो रहा है वो ब्रह्मा दत्त हैं। फर्स्ट और सेकंड यानी कि आचार्य विनोबा भावे के मुतालिक भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड जवाहरलाल नेहरू के मुतालिक भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थर्ड जो हैं ब्रह्मदत्त, इसके मुतालिक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में जब हर किसी लीडर ने अपने लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट की, तो जो गवर्नमेंट हैं एज यूजुअल गवर्नमेंट केम अप विथ रिपरकशन, जिसमें बाय 15 मई 1941 25K यानी कि 25,000 सत्याग्रह को अरेस्ट किया गया। और जिसकी वजह से गांधी ने इस मूवमेंट यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की मूवमेंट को भी सस्पेंड किया, डिसकंटिन्यू किया। और जो मेथडोलॉजी क्या थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की, सिंपल, हर किसी सत्याग्रह को ही हैड टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वार इन हिज लोकेलिटी। जो जहाँ पर इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, और जो वार इस समय चल रहा है वर्ल्ड वार सेकंड, इसके खिलाफ भी वो अपने एरिया में बात करेंगे, अपने एरिया में इसके खिलाफ बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कही गई, अगर उस लीडर को अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर वो दिल्ली चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं दिल्ली चलो कैंपेन, दिल्ली चलो कैंपेन। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सपोज ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं ए, इस मूवमेंट के तहत इसको पहले इम्पॉर्टेंट काम करना है, ही हैड टू स्पीक, इसको बोलना है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं वो उसको बोलना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, जो वार इस समय चल रहा है इसके कौन से इम्पैक्ट्स
इंडिया के लोगों पे पड़ा है वो इसको बोलना है। और चूंकि अगर गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट नहीं किया आफ्टर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आफ्टर स्पीकिंग अगेंस्ट द वार, अगर गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट नहीं किया तो इस बंदे को जाना है दिल्ली, जिसको कहा गया दिल्ली चलो कैंपेन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिविजुअल सत्याग्रह के मुतालिक। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज क्रिप्स मिशन 1942। ऑल्दो इट अगर पॉलिटी में हम इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छे से बोलूँगा। 22 मार्च से लेके 11 अप्रैल 1942 तक एक मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में भेजता है, जिसकी क़यादत या जिसका चेयरमैन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं वार कैबिनेट की। वार कैबिनेट एक विंग होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसका मेंबर होता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसी के क़यादत, इसी के चेयरमैनशिप में एक मिशन इंडिया में भी भेजा जाता है 1942 में, जिसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। अगेन इसका मोटिव सेम रहता है, टू सीक सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन वार। मैंने पहले ही बोला ब्रिटेन की हालत, ब्रिटेन की कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट हो रही थी। जापान बहुत वाज एडवांसिंग, इवन इट वाज फेल्ट दैट इंडिया वुड फॉल इनटू द जापान। तो ब्रिटेन को बहुत खतरा लगा, तो अगेन दे सेंट मिशन टू इंडिया इन ऑर्डर टू सीक देयर सपोर्ट। तो इसमें जो अप्रूवल रखे गए सेम है, थोड़े से डिफरेंट है, मैं आपको बता दे चलो। पहला इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, फिर एक बार फिर डोमिनियन स्टेटस की बात, जिसकी वजह से अगस्त ऑफर पहले ही रिजेक्ट किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, अगेन अगस्त ऑफर में रखा गया था। और इस टाइम बोला गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम पार्टली इलेक्ट करेंगे और पार्टली नॉमिनेट करेंगे। और इलेक्शन किस बेसिस पे होगा, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और नॉमिनेशन प्रिंसेस, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया में, वहाँ पर नॉमिनेशन होगी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, अगर मौका मिले कभी तो पॉलिटी में आपको ज़रूर अच्छे से बोलूँगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है क्रिप्स मिशन में, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ए सेपरेट यूनियन। यानी कि अगर कोई राज्य, कोई प्रोविंस, कोई स्टेट नहीं चाहता है कि हम इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करें, तो उसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ताकत होगी, और वो खुद एक अलग स्टेट बनने का पावर रखता है। तो दिस वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान इन इम्प्लिसिट, यानी कि ये इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट इस पॉइंट में रखा गया था। उसके बाद जो डिफेंस ऑफ इंडिया है वो अगेन ब्रिटिश के ही हैंड्स में रहेगा, ब्रिटिश के ही हाथों में रहेगा। और गवर्नर जनरल जो पावर है गवर्नर जनरल की, वो इंटैक्ट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो मैं आपको अगेन बताते चलूँ क्रिप्स मिशन भी फेल होता है। क्यों? पहले ही इम्पॉर्टेंट डोमिनियन स्टेटस की बात, जिसको पहले ही क्रिटिसाइज़ किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट टू स्टे अपार्ट, जो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया गया कि अगर कोई प्रोविंस अलग रहना चाहता है तो वो रह सकता है, इसके बेसिस पे भी इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी जो ये दर्शा रहा था, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देयर वुड बी एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। तो नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर आल्सो बिकेम ए रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मिशन। और विसराय के पावर, उन्होंने कहा था गवर्नर जनरल के जो पावर्स थे वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये भी एक रीज़न रहा। और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट गांधी देते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रम्पल्ड बैंक, यानी कि एक ऐसी बैंक की चेक है जिसका एक टाइम तो हुआ है, दूसरा जो फॉल होने वाला है। क्रम्पल्ड बैंक का मतलब होता है जो अब गिरने वाला है, कोलैप्स होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको क्रिप्स मिशन के मुतालिक याद रखना है। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक अहम मूवमेंट जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़
क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो वाई क्वाइट इंडिया, क्यों इंडिया में क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई, तो थोड़े से वन लाइनर में मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं, क्योंकि अगर कोई किसी हाई लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। देखिए, अगस्ता ऑफर आपने लाया, आपने पॉलिसी लाई इंडिया के लिए, लेकिन फेल हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन क्रिप्स मिशन लाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अगेन फेल हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड ऑन इकोनॉमी। मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, जो जब भी कोई वार होता है, वार इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फ्लेशन, वार इज ऑलवेज फॉलोड बाय शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये इन्फ्लेशन का एक बहुत ही गहरा सीवियर इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमी पे, जो कॉमन मासेस हैं उन पे, ऑर्डिनरी लोगों पे, जो एक रीज़न रहा कि इंडिया में क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने पहले ही बोला, जो ब्रिटेन की हालत वो बहुत डिटेरिएट थी। जापान वाज एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड फॉल ऑफ इंडिया टू जापान वाज इमिनेंट, यानी कि अब इंडियंस को भी लगा था कि अब हम ब्रिटेन हमें छोड़ेगा और जापान के हाथों में अब हम जाएंगे। अगेन कॉलोनियलिज्म यहाँ पर फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न रहा कि इंडियन लीडर्स अवेक हुए और उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की। रैशल डिस्क्रिमिनेशन, जो इंडियन सोल्जर्स बर्मा में थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, रैशल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, और जो पेरियॉरिटी भी दी जाती थी ब्रिटिश सोल्जर्स को, और इंडियन सोल्जर्स को आगे भेजा जाता था। मरते तो ज़्यादा इंडियंस थे, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को जाता था। तो ये थे कुछ रीजंस फॉर द लॉन्च ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और जो अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो पहला ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा एक जगह है इंडिया में, वहाँ पर मिली, और 14 जुलाई 1942 में एक फेमस रेजोल्यूशन पास किया जिसको हम कहते हैं क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन। गाइस याद रखना है, यहाँ पर मूवमेंट को लॉन्च नहीं किया गया, यहाँ पर रेजोल्यूशन को पास किया गया, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। रेजोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर इरादा बनाया गया कि हम यहाँ पर एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। उसके बाद विद लिटिल मॉडिफिकेशन इस रेजोल्यूशन में थोड़ी चेंजेस लाके कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन हुआ 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त जिस दिन अगस्त ऑफर लाया गया, 8 अगस्त इसी दिन क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1942 में। और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल एंड ट्रांसफर ऑफ फुल पावर्स टू इंडिया। पहला इंपॉर्टेंट, जो ब्रिटिश रूल हैं इसको अब इमीडिएटली ख़त्म होना है, और जो पावर्स हैं जो ब्रिटिश के हाथों में इस समय पावर हैं, गवर्नर्स हैं, इसको आप इंडियंस के हाथों में दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव था क्वाइट इंडिया मूवमेंट का। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल या इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल। जब ब्रिटिश यहाँ से इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो एक प्रोविजनल या एक इंटीरियम यानी कि टेम्पोररी गवर्नमेंट बनेगी, जो आगे जाके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और फिर एक परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी। तो ये थे दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न में एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद गांधी की फेमस कॉल डू और डाई, मरो या जियो, ये कॉल दी थी गांधी ने किस इंपॉर्टेंट मूवमेंट में? तो आपको आंसर करना है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गांधी ने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल को कहा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस प्रोवाइड करते थे, इनको गांधी ने कहा कि डोंट रिज़ाइन बट रिमेन लॉयल टू कांग्रेस। आपको रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको वफादार रहना है कांग्रेस को, जो इस समय एक ऑल इंडिया या पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ इन अ बिड टू फाइट आउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में थी उनको कहा गया डोंट लीव द आर्मी, आर्मी को आप मत छोड़िए, बट डू नॉट फायर ऑन यू ऑन ओन पीपल, जो इंडियन लोग हैं उन पे आपको फायर नहीं चलाना है, उनको आपको अच्छे से स्लो करना है। पीजेंट्स को कहा गया इफ जमींदार आर प्रो गवर्नमेंट डोंट पे रेंट, अगर जो ज़मींदार आपका है जिसकी ज़मीन आप कमा रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको रेंट मत दीजिए। स्टूडेंट्स को कहा गया इफ़ कॉन्फिडेंट लीव स्टडीज़, अगर आप में कॉन्फिडेंस हैं तो आप टोटली एजुकेशन को बाइकआउट कीजिए। प्रिंसेस को कहा गया, जो प्रिंसली स्टेटस के हेड थे उनको कहा गया सपोर्ट द मासेस एंड एक्सेप्ट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, आप ब्रिटिश की सॉवरेनिटी को अब एक्सेप्ट मत कीजिए, आप खाली लोगों की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। और जो लोग थे प्रिंसली स्टेटस के उनको कहा गया सपोर्ट रूलर ओनली इफ़ ही इज़ एंटी ब्रिटिश, अगर आपका जो रूलर हैं, जो इस समय आपका प्रिंस हेड हैं, उसको आप सपोर्ट कीजिए ऑन द कंडीशनैलिटी ऑफ हिम बीइंग ए एंटी ब्रिटिश, अगर वो ब्रिटिश के खिलाफ हैं तो फिर आप उसको सपोर्ट कीजिए, अगर प्रो ब्रिटिश हैं तो आप उसको सपोर्ट मत कीजिए। ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल को गांधी ने डिफरेंट कॉल दी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज डू और डाई। इसके बाद जो ही इस मूवमेंट को अब लॉन्च किया गया, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के दे वर इम्प्रिजनड, इनको जेल भेजा गया। सिवियर रिपरकशन वर इम्पोज्ड अपॉन द लीडर्स ऑफ इंडिया अपॉन द कॉमन मासेस। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैंने रेड कलर में मार्क किया है। गांधी को कहाँ भेजा गया, गांधी को पूना में भेजा गया, आगा खान पैलेस में इसको भेजा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी वाज सेंट टू आगा खान पैलेस विच इज़ इन पूना ड्यूरिंग विच मूवमेंट, तो आपको याद रखना है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। मौलाना आज़ाद को बनकुरा जेल जो कि बंगाल में है वहाँ पर भेजा गया। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में भेजा गया। सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया, लाठी चार्ज को इम्पोज किया गया, जिसकी वजह से इंडिया में अगेन लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के उनको तो उन्होंने जेल में भेजा, और जो भी लोग थे, जो कॉमन मासेस थे, जो अपनी आवाज़ें ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, उन पे सेक्शन 144 इम्पोज किया गया, लाठी चार्ज इम्पोज किया गया। तो यहाँ पर इंडिया में इस टाइम लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी कि लीडरशिप अब कोई लीडर आगे नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो कमांड थी, जो अब कमांड थी वो अंडरग्राउंड लीडर्स के हाथों में आ गई। अंडरग्राउंड लीडर्स का मतलब होता है जो विच डू नॉट कम टू द फोर, जो आगे नहीं काम करते हैं लेकिन पीछे उनका भी हाथ होता है मूवमेंट को चलाने में, उनको हम अंडरग्राउंड लीडर्स कहते हैं, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहाई, मिस्टर अरुणा आसिफ अली एसेट्रा, ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जिनने इस कमांड को संभाला, इस मूवमेंट को सुपीरियर हेड अब से स्टार्ट किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड लीडर इन इंडिया, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। इसके बाद उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वाइट इंडिया मूवमेंट के मुतल्लिक आपको याद रखना है कि किस इम्पॉर्टेंट लीडर ने अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे में स्टार्ट किया, तो उषा मेहता। और कर्नाटका में देयर वाज फार्मिंग इन द डे एंड सबोटेज इन नाइट बाय द फार्मर्स, दिन में तो वो अच्छे से अपना काम फार्मिंग कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन रात को वो सामान चुराते थे, रात को वो ब्रिटिश के खिलाफ प्लान्स बनाते थे, यही फार्मर्स। तो ये आप देखिए किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे चलाया गया जब लीडरशिप वैक्यूम इंडिया में क्रिएट हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो पहली बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिला, पैरेलल गवर्नमेंट्स वर स्टार्टेड।
पैरेलल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया और क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कौन रही है, दैट वाज बलाई, जो यूपी में एक जगह है, बाय चतुर पांडे। तो बलाई में पहली पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई है बाय चतुर पांडे, जो यूपी में एक जगह है। दूसरी इंपॉर्टेंट पैरेलल गवर्नमेंट तमलुक, जो मिदनापुर में है, जो बंगाल में एक रीजन है। उसके बाद प्रति सरकार, जो सतारा में है, जो महाराष्ट्र में एक जगह सतारा है, वहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई जिसका नाम है प्रति सरकार, जो यशवंत बी चौहान और नाना पाटेल ने स्टार्ट की। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है वो ये है कि इन पैरेलल गवर्नमेंट्स में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग कौन है, यानी कि वो पैरेलल गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा टाइम तक चली वो यही है प्रति सरकार, इसीलिए मैंने लिखा है लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट बलाई किसने स्टार्ट की, चतुर पांडे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट कौन रही, प्रति सरकार, जो सतारा में यशवंत बी चौहान एंड नाना पाटेल ने स्टार्ट की। इसके बाद मैं आपको बताते चलो इस मूवमेंट को भी गवर्नमेंट ने क्रश किया और ये मूवमेंट भी फेल हुई। क्यों इस मूवमेंट को फेलियर फेस करना पड़ा, इसके लिए भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखा है। पहला, मुस्लिम लीग ने इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया और जितने भी कम्युनिस्ट्स इंडिया में थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 में पाकिस्तान डे को मनाया। ये पॉइंट भी आपको प्लीज़ याद रखना है। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान डे। उसके बाद जिन्ना ने एक स्लोगन दिया, डिवाइड एंड क्विट, आप पहले इंडिया को तोड़िए, दो कंट्रीज़ में इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद आप यहाँ से जाइए, इसके बाद आप क्विट कीजिए। बी आर अम्बेडकर ने भी क्वाइट इंडिया मूवमेंट को क्रिटिसाइज करके कहा कि इट वाज एन इररेस्पॉन्सिबल एंड एक्ट ऑफ मैडनेस। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि क्यों क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 फेल होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, गांधी फास्ट। गांधी ने 21 डेज तक, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने इनकी बात नहीं मानी। जब ब्रिटिशर्स डिड नॉट कम टू इट्स नीज, तो गांधी ने अगेन फास्ट स्टार्ट किया, जो 21 डेज का फास्ट रहा, फ्रॉम 10 फरवरी 1943 टू मार्च 7 1943। तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं। और कितने दिन तक ये फास्ट गांधी ने किया, वो है 21 डेज। इससे पहले भी जब मैंने पूना पैक्ट पढ़ाया था वहाँ पर भी गांधी ने एक फास्ट स्टार्ट किया था जिसका हम कहते हैं गांधीज फास्ट अनटू डेथ, यानी कि तब तक जब तक मैं मरूँ ना। यहाँ लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेज हैं 21 डेज। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछा जा सकता है, आफ्टर 13 डेज, गांधी ने 13 डेज तक जब फास्ट किया, कुछ नहीं खाया, तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई, उसकी कंडीशन इतनी डिटेरिएट हुई कि अब लोगों को लगा कि अब गांधी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑल द होप्स ऑफ हिज सर्वाइवल वर गिवन अप। लेकिन चूँकि आपको पता है गांधी वो आम इंसान नहीं थे, ओविंग टू हिज मॉरल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्टैमिना, ही सर्वाइव्ड एंड कंप्लीटेड द 21 डेज फास्ट। और इसने इस फास्ट को कंप्लीट किया, जो आपको याद रखना है। तो गाइस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया बहुत दिनों के बाद। लेकिन बिलीव मी, इट वाज नॉट डेलिब्रेट कि मैं आपके लिए लेक्चर नहीं बनाऊं। मुझे थोड़ा अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे। मेरी वेरिफिकेशन, हमारी सीआईडी वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके सिलसिले में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपके लिए लेक्चर नहीं बना रहा था। लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट्स, बहुत सारे कॉल्स रिसीव करने के बाद, गाइस बिलीव मी, आई फेल्ट वेरी एम्बॉल्डनड व्हेन आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम लॉट्स ऑफ मनी एस्पिरेंट्स। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ही दिल से इस जॉब को चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए अगेन लेक्चर स्टार्ट की। तो अब मुझे लगता है 2 या आई थिंक 2 और 3 लेक्चर्स
मैं अब हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताते चलो, मैं डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि माय टारगेट इज़ नॉट ओनली जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट, बहुत सारे अदर एग्जाम्स हैं जिसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो पीडीएफ की बात बहुत सारे लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जितने भी मुझे लगता है दिन में मैं 3 कॉल्स तो एटलीस्ट मैं रिसीव कर रहा हूँ और मैसेजेस तो बहुत सारे पीडीएफ के सिलसिले में। और इसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है, आई हैव टास्क्ड हिम टू प्रिपेयर अ कंप्लीट पीडीएफ, होल होल पीडीएफ फाइल फॉर यू, जो 5 या 6 दिनों में या 3 दिनों में ही वो तैयार हो जाएगी और हम आपको के साथ वो शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ करिएगा मेरे लिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।